नमस्कार बच्चों, मैं सोहेल सर फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मधुश्री इस पाठ्य पुस्तक से कक्षा 8वीं ग्रेड 8 चैप्टर 10 सच्चा करोड़पति का अगला पार्ट। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी कहानी का नायक जो है उसकी घर की जो परिस्थिति है वो गरीब है, फाइनेंशियली पुअर है। उसका जो घर का जो खर्चा है, उसकी एक आंटी उसको हर महीने कुछ पैसे देते हैं, उस पर से पूरे उसके महीने का खर्चा निकलता है। उसने बहुत जगह काम करने की कोशिश की लेकिन वो अच्छी तरीके से सफल नहीं हुआ है। और ह्यूई जो है एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम लॉरा मार्टन है। वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके जो पिताजी हैं वो सेवानिवृत्त कर्नल हैं, यानी रिटायर्ड कर्नल हैं, लेकिन वो इस शादी के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये कुछ कमा कर लाए, यानी कम से कम महीना 10,000 पाउंड अगर वो महीना कमा कर ला कर दे तो वो इस बारे में, इनके दोनों के रिश्ते के बारे में सोचेंगे। और ऐसे ही एक दिन ये चलते हुए एक गली से जा रहा था तो वहाँ पे उसके मित्र का घर था, जो एक चित्रकार है। वो किसी गरीब व्यक्ति का चित्र बना रहा था। तो वो देखकर और अपने मित्र की कलाकारी देखकर ये खुश भी होता है और परेशान भी हो जाता है। परेशान इस वजह से होता है कि एक भिखारी को आज आप यहाँ आकर कितनी देर तक खड़े होकर अपना चित्र बनवाना पड़ रहा है। ये हम लोगों ने पिछले भाग में देखा। आइए आज अगला और अंतिम भाग देखते हैं। मुझे 2,000 पाउंड नहीं, गिन्नियाँ चित्रकारों, कवियों और चिकित्सकों को सदा गिन्नियाँ मिलती हैं। वो अपने मित्र को कहता है कि जब तुम एक चित्र बनाते हो तो तुमको इसके कितने पैसे मिलते हैं, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या कितने पाउंड, कितने डॉलर मिलते हैं। तो उसका मित्र कहता है नहीं, हमें कुछ गिन्नियाँ ही मिलती हैं, मतलब सिर्फ कुछ पैसे ही मिलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मॉडल को भी इसका कुछ प्रतिशत मिलना चाहिए, आखिर वे भी तो तुम्हारी तरह मेहनत करते हैं। तो यूही कहता है कि जिस प्रकार तुम्हें कुछ पैसे मिलते हैं तो इसका कुछ हिस्सा वो मॉडल, यानी जो सामने इतनी देर तक बैठकर अपनी तस्वीर बनवाता है, उसको भी कुछ पैसे मिलने चाहिए। ऐसे कौन कह रहा है बच्चों? यहाँ पे यूही कह रहा है। बिल्कुल बकवास, घंटों कैनवास के सामने खड़े होने का कष्ट तुम कहाँ समझोगे। यूही, बातें बनाना तो आसान है, ज़रा चुप बैठो, देखते नहीं मैं व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में ही एक फ्रेम बनाने वाला ट्रेवर से मिलने आया। ट्रेवर ह्यूई को वहीं बैठने के लिए कहकर कमरे में बाहर चला गया। अब इन दोनों की बातें चल रही हैं तो ह्यूई को उसका मित्र डांटते हुए कहता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो। इस कैनवास पे तस्वीर बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है तुम नहीं समझोगे। ऐसे इन दोनों मित्रों के बीच में बातें चल रही हैं, तब तक फ्रेम बनाने वाला एक व्यक्ति वहाँ पे आता है। तो उसका जो मित्र है ह्यूई का, उसको कहता है, उसको बैठने के लिए बोल देता है और वो अंदर चले जाता है। उसके जाते ही बूढ़ा भिखारी अपने पीछे रखी लकड़ी के बेंच पर आराम करने के लिए बैठ गया। वो इतना असहाय दिखाई दे रहा था कि ह्यूई का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेबें टटोली, एक स्वर्ण मुद्रा और कुछ तांबे के सिक्के। बस बेचारा बूढ़ा, उसने सोचा, इसे इनकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। पर उसका मतलब पर इसका मतलब है कि मुझे 15 दिन बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। जब उसका मित्र अंदर चला गया बच्चों, तो ह्यूई ने उस बूढ़े भिखारी की तरफ देखा तो उसकी हालत बहुत ही गरीब उसको मालूम पड़ी। तो उसने उसकी मदद करने की सोचा और अपनी जेबों को टटोला, यानी अपनी पॉकेट को टटोला, तो उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्रा, मतलब सोने के सिक्के और कुछ तांबे के सिक्के निकले। तो वो ये सोच रहा था कि अभी क्या करूं, अगर मैं इसको देता हूं तो मेरे इसके पास ये पैसे किसने दिए हुए थे बच्चों?
उसके आंटी ने इसके महीने के खर्च के लिए दिए हुए थे। तो उसमें से जो बचे हुए पैसे थे, अगर ये उसको देता है तो इसको 15 दिन बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। यानी ये जो सवारी के पैसे थे, ये अभी उस भिखारी को देने के लिए जा रहा है। उसने भिखारी के पास जाकर उसे हाथ में एक स्वर्ण मुद्रा रख दी। बूढ़ा चौंक गया और उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान दौड़ गई। अभी ह्यूई जो है उसने बाकी कुछ न सोचते हुए अपने जेब से एक सोने का सिक्का निकाला, उस भिखारी के पास गया और उसको दे दिया। तो जैसे ही उस भिखारी ने उस सोने के सिक्के को हाथ में लिया तो उसने हल्की सी मुस्कान भरी। उसने कहा, धन्यवाद श्रीमान। तभी ट्रेवर लौट आया। ह्यूई ने उससे विदा ली। उसने वह दिन लॉरा के साथ बिताया, उसे सारी बात बताई और अपनी फिजूल खर्ची के लिए अच्छी खासी डांट भी खाई। अब ये जितना भी कुछ हो गया वो उसने किसके साथ डिस्कस किया? लॉरा के साथ डिस्कस किया। तो लॉरा ने उसको बहुत अच्छी सी डांट सुनाई कि तूने अपने पैसे ऐसे ही वेस्ट कर दिए। उस दिन उसे घर पैदल जाना पड़ा। तो उस दिन उसे सवारी के पैसे उसके पास नहीं बचे थे, तो उसको कैसे घर जाना पड़ा? पैदल जाना पड़ा। उसी रात वह टहलता हुआ पैलेट क्लब पहुंचा तो वहीं उसे ट्रेवर मिल गया। एलन, क्या तुमने तस्वीर पूरी कर ली? हाँ, पूरी भी हो गई और फ्रेम भी हो गई मेरे दोस्त, ट्रेवर ने जवाब देते हुए कहा। और हाँ भाई, वह बूढ़ा मॉडल तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था। मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसको उसका वो जो कलाकार मित्र है जो चित्र बनाता था वो मिल गया। तो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी तस्वीर पूरी हो गई? वो कहता है कि हाँ, तस्वीर पूरी भी होगी और फ्रेम लगाकर भी हो गया। और उस वक्त ड्राइवर कहता है, यानी ह्यूई का मित्र, वो बूढ़ा मॉडल तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था, तो मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बेचारा बदकिस्मत बूढ़ा, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मेरे पास ढेरों पुराने कपड़े हैं। तुम्हें लगता है वह उनमें से कुछ ले लेगा? उसके कपड़े तो चिंदी चिंदी चिथड़े हो रहे थे, लेकिन उनमें वह शानदार दिखाई देता है। खैर, मैं उसे तुम्हारी पेशकश के बारे में बता दूंगा। एलन, तुम चित्रकारों का हृदय कितना कठोर होता है। अब ये मित्र को उस गरीब भिखारी की याद आती है और वो उस बारे में जब इसे बताते हुए रहता है ह्यूई को, तो ह्यूई कहता है कि मेरे दोस्त, मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, लेकिन वो उसके काम आ सकते हैं। क्या तुम उसको ये दे सकते हो? तो कहता है कि मैं तुम्हारी पेशकश उसे बता दूंगा। तो फिर ह्यूई कहता है कि तुम चित्रकार जो हो ना, बड़े कठिन हृदय के होते हो, यानी कठिन दिल वाले हो। कलाकार का दिमाग ही उसका दिल है ह्यूई। अब मुझे बताओ, लॉरा कैसी है? बूढ़ा मॉडल उसमें भी बहुत रुचि दिखा रहा था। अभी ये उस लड़के के बारे में पूछ रहा है और कहता है कि वो जो बूढ़ा मॉडल था, भिखारी था, वो उस लड़की के बारे में भी मालूमात पूछ रहा था। अरे, तुमने लॉरा के बारे में भी उसे बता दिया? हाँ, उसे कर्नल सुंदर लॉरा और 10,000 पाउंड के बारे में सब कुछ पता है। तुमने उसे बूढ़े भिखा तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। ह्यूई आपे से बाहर हो गया। अभी जो ये ह्यूई है, जो हमारा नायक है, जब ये बात सुनता है कि एक भिखारी को उसने इसकी जो निजी ज़िंदगी थी, जो इसकी पर्सनल लाइफ थी, कि ये किससे प्यार करता है, किससे शादी करने वाला है, इसके बारे में जो बताया, तो ह्यूई जो है, जो हमारे जो पूरी कहानी का जो नायक है, वो अपने मित्र पर गुस्सा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो, वह यूरोप का सबसे धनवान व्यक्ति है। वह करीब पूरा लंदन अपने खाते से ज़्यादा धन निकाले बिना खरीद सकता है। जब जब ह्यूई
और उसके मित्र की बात चलते हुए रहती है। तो जब ह्यूई गुस्सा होता है तो जो चित्रकार मित्र है वो उसको ये कहता है कि जिसे तुम भिखारी समझ रहे हो, ये इस लंदन का सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे अमीर और रिच आदमी है। वो चाहे तो पूरे लंदन को खरीद सकता है। क्या ह्यूई हक्का बक्का रह गया? स्टूडियो में तुम आज जिस बूढ़े से मिले थे वह बैरन हॉसबर्ग है, मेरा मित्र। उसी ने मुझे एक महीना पहले उसे भिखारी के रूप में चित्रित करने का काम सौंपा था, एलन ने बताया। जब उसका मित्र, चित्रकार मित्र ह्यूई को बताता है कि वो सबसे धनवान व्यक्ति है और वो चाहता था कि वो एक भिखारी के रूप में अपना चित्र बनवाना चाहता था, एक महीने पहले उसने बता दिया था, तो इसलिए मैं उसका चित्र बना रहा था। बैरन हॉसबर्ग, हे भगवान, मैंने तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। तो ये हुई क्या कहता है कि उसको ऐसे प्रतीत होता है कि वो एक भिखारी है, तो वो उसकी मदद करने का सोचकर वो एक स्वर्ण मुद्रा देकर आया हूँ बोलता है उसको, एक सोने का सिक्का, एक गोल्ड का सिक्का देकर आया हूँ। कहते हुए निराश हुई कुर्सी में धंस गया। वह मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा। ट्रेवर हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जाने के बाद वह देर तक मंद मंद मुस्कुराता रहा और अपने झुर्रीदार हाथों को रगड़ता रहा। न जाने क्यों वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने को उत्साह था, पर अब मुझे कारण समझ में आ रहा। ह्यूरी का मित्र कहता है, जैसे तुम वहाँ से चले गए उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की और मैंने उसको बताई, और तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत देर तक एक जगह चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे उसका रीज़न, उसका कारण समझ में नहीं आया। ह्यूई ज़मीन में गड़ गया। प्यारे एलन, तुम किसी को बताना मत, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। अच्छा होगा कि मैं अब घर जाकर सो जाऊं। ह्यूई जो है वो परेशान हो जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कर दी कि एक धनवान को मैंने भिखारी समझकर एक सोने का सिक्का देकर आया हूँ। इस बात को तुम किसी और को मत बताना, कह रहा है। बकवास, इससे तो तुम्हारी दानवीरता झलकती है ह्यूई, एलन ने हंसते हुए कहा। ये कहता है, इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने उसको एक भिखारी समझकर अपने पास कुछ न रहते हुए तुम्हारे पास का जो एक सिक्का बचा हुआ था स्वर्ण का, वो तुमने दे दिया। ये बहुत बड़े दिल वालों का काम है, ये कोई और नहीं कर सकता। ऐसे ह्यूई का जो चित्रकार मित्र है वो कह रहा है। लेकिन ह्यूई ह्यूई कहाँ रुकने वाला था। एलन को ठहाके के दौर में छोड़कर परेशान होकर वो घर चला गया। वो ह्यूई जो है ये मामला सब सुनने के बाद परेशान हो जाता है और वहाँ से घर जाने का सोचकर निकल जाता है। अगली सुबह ह्यूई से मिलने एक सज्जन उसके घर आ पहुँचे। लगता है मुझसे क्षमा मांगने के लिए कहेंगे, उसने सोचा। सोने का चश्मा पहने हुए सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े भद्र पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया और पूछा, क्या मैं श्रीमान ऑस्किन से बात कर रहा हूँ? ह्यूई ने सिर झुकाकर लिया। वह पानी पानी हो गया। मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, वे बोले। दूसरे दिन सुबह ह्यूई से मिलने एक सज्जन आए, एक व्यक्ति आए, और आने के बाद उनके ह्यूई को ऐसे लगा मुझसे क्षमा मांगने के लिए कहेंगे, यानी वो कहेंगे कि इतने बड़े आदमी को तुमने भिखारी समझकर पैसे दिए थे, तो वो शायद माफ़ी मंगवाना चाहता है, इसलिए वो आए होंगे। और वो आया हुआ व्यक्ति कैसा था? सफ़ेद बालों वाला और सोने का चश्मा पहना हुआ था। ये तमाम चीज़ें इसके दिल में घूम रही थी। ह्यू ने सिर झुका लिया। वह पानी पानी हो गया। मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, वे बोले। इसको किसने भेजा था बच्चों? बैरन हॉसबर्ग। ये कौन है? ये वही रिच आदमी है जिस की तस्वीर इनका मित्र बना रहा था एक भिखारी की पोज में, तो जिसको एक स्वर्ण मुद्रा देकर आए हुए हैं, ये उसी आदमी का नाम है बच्चों। श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि आप
उन तक मेरी हार्दिक क्षमा याचना पहुंचा दें, ह्यूई ने हकलाते हुए कहा। अब ह्यूई उनको क्या कर रहा है, जैसे उन्होंने उनका नाम बताया तो कह रहा है कि श्रीमान मेरी क्षमा याचना उनसे कह देना कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने अनजाने में ये चीज़ कर दी। बूढ़े भद्र पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, बैरन ने मुझे आपको यह पत्र देने का काम सौंपा है। जैसे ही उस आदमी ने इसकी बातें सुनी तो कहा, मुस्कुराते हुए कहा, यानी हंसते हुए कहा कि बैरन ने मुझे ये लेटर आपको देने के लिए कहा है, और एक लिफाफा ह्यूई की ओर बढ़ा दिया। लिफाफे पर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से ह्यूई ऑस्किन और लॉरा मर्टन के लिए विवाह का उपहार। अभी उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, जो पत्र उस आदमी ने इसको दिया कि एक बूढ़े भिखारी की तरफ से इन दोनों की विवाह का उपहार, यानी शादी का गिफ्ट उसने क्या किया था, एडवांस में ही दिया था। उसके भीतर था 10,000 पाउंड का एक चेक। उस पत्र के अंदर क्या था बच्चों, 10,000 रुपये का चेक। जब उनका विवाह हुआ तो एलन ट्रेवर बेस्ट मैन बना। अभी बच्चों पहले इस पैसेज को समझते हैं। उस पत्र में क्या था, 10,000 पाउंड। उसने सिर्फ 10,000 पाउंड ही क्यों दिए थे, वो चाहता तो उससे भी ज़्यादा दे सकता था। ठीक है, इसने 10,000 पाउंड इसलिए दिए थे कि ये जो हमारा नायक है, जिस लड़की से प्रेम करता था, उसके पिताजी ने एक कंडीशन रखी हुई थी कि अगर तुम 10,000 रुपये कमा कर ला कर मुझे दिखाओगे तो मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। ये तमाम बातें ह्यूई के चित्रकार मित्र ने उसको बता दी थी, उस भिखारी को, जो बहुत अमीर आदमी था, रिच आदमी था, उसको ये बताई हुई थी। तो उसको जब मालूम पड़ा कि इतना इसके पास कुछ ना होने के बावजूद मुझे भिखारी समझकर अपने पास की जो भी एक स्वर्ण मुद्रा थी वो भी उसने मुझे दी थी, तो इसने इसको भेंट स्वरूप कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये दिए। और जब ह्यूई की शादी हुई तो उसके अंदर बेस्ट मैन का मतलब होता है जब शादी होती है फॉरेन में, तो वहाँ पे दूल्हे के साथ में, यानी जो उसका एक मित्र होता है, दूल्हे के साथ में एक जो मित्र होता है उसको बेस्ट मैन कहा जाता है। बैरन हॉसबर्ग ने विवाह भोज के अवसर पर भाषण दिया। एलन ने कहा, करोड़पति मॉडल बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन कसम से दुर्लभ तब दुर्लभतम होते हैं ये सच्चे करोड़पति। जब इनका विवाह हुआ तो इस विवाह में इस करोड़पति भिखारी ने भाषण भी दिया, और उसके बाद ये जो हमारा ह्यूई है, नायक है, कहता है कि करोड़पति मॉडल बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन कसम से दुर्लभ तम होते हैं सच्चे करोड़पति। वो क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो करोड़पति होने के बावजूद भी हम जैसे छोटे लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके अच्छा होने के लिए सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम में मदद करने की सोचते हैं, तो ऐसे करोड़पति व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ होते हैं, यानी कम पाए जाने वाले होते हैं। बच्चों, इस पार्ट में बस इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।